Hello friends, welcome to the Sanskar Academy. Myself Ian Trivedi and today I am going to telling you about the polity previous year questions। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, सिलेबस एनालिसिस किया यूपीएससी में किस प्रकार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2013 से लेकर के 2020 तक में किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, बेहतर तरीके से समझा। तो हमने पाया कि पॉलिटी से क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शंस को हमने सोचा उठाएं और उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़े, उसके पश्चात टॉपिक वाइज चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े और अपनी न्यू मजबूत करें। तो प्यारे मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉलिटी एमसीक्यूज प्रीलिम्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। 21, 22, 23, 24 किसी के लिए भी प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। फटाफट से बताइए आप लोग, फटाफट से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773, ठीक है। ऑप्शन ए 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे हुए। कौन हुए? लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? नंबर एक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। दूसरा, लेमेस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान से देखिए चीज़ों को, कौन सही हो जाएगा फटाफट से बताएं। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा केवल एक सही। अभी हमने बताया आपको कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, तो ये लेमेस्टर नहीं है बल्कि क्या है? लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें। ऑप्शन ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और डी आपका दिया हुआ है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इधर दिया हुआ है नंबर 1 में नियामक अधिनियम 1773, दूसरा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है आपका चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है आपका चार्टर एक्ट 1833। तो क्या हो जाएगा? बेहतर तरीके से बताएं फटाफट से। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 सही, बी 2, 1, 3, 4, सी 1, 2, 4, 3। फटाफट से बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें, बताएं। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई थी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई थी। फिर इंग्लिश मिशनरियाँ जो आए थे वो आए थे आपके चार्टर अधिनियम 1333 के तहत, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी 1833 के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 1 3 4। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में शिक्षा की नींव पड़ी? 1. 1813 का चार्टर एक्ट, 2. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, और तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। सही कूट का चयन करें। ए केवल 1 और 2 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 3 सही, डी 1 2 3 सही। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसमें शिक्षा के मामले में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया, जिसके अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात लॉर्ड मैकाले के पश्चात लॉर्ड विलियम कैवेंडिश पेंटिक आए, जिनका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। तो इनके शासनकाल में लगभग 7 मार्च 1835 को, कब? 7 मार्च 1835 को 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शिक्षा के विषय में जो मैकाले की समिति थी, मैकाले ने जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकृति मिली। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, या डी 1873 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 का कथन है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही। और दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज को संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा, भारत राज्य अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन चुने, केवल 1 और 2 सही, ए, बी 2 और 3 सही, सी 1 और 3 सही, डी 1 2 3 सही। राइट आंसर है आपका ए, 1 और 2 सही। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, और इसमें एकाधिकार में भारतीय राज्य क्षेत्रों और ब्रिटिश राज को संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। लेकिन जो तीसरा पॉइंट ये दिया गया है आपका कि भारत राज अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत जो भारत की सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए 1833 का चार्टर एक्ट, बी 1853 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का चार्टर एक्ट, सी है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस समय भारतीय लोगों को केवल बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं था। क्या नहीं था? पूरक प्रश्न ये नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। फटाफट से बताएं। राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था दी गई। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही है। तो इनमें से कोई नहीं है तो सही क्या है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के द्वारा 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर थे। कौन थे? मैरिस ग्वेयर। ठीक है, मैरिस ग्वेयर थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश संघीय न्यायालय के। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जल्द से जल्द अगली क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।